चलो केस स्टडी 1 डिस्कस करते हैं, आप लोग अपने आंसर्स टैली कर लेना। अ व्हील इज एन अम्यूजमेंट राइड कंसिस्टिंग ऑफ, जो पहले की 3-4 लाइंस दी है वो तो आपको स्टोरी बताई गई है राइड के बारे में। मेन पार्ट आपका यहाँ से शुरू होता है। आफ्टर टेकिंग अ राइड इन फेरिस व्हील, Aarti came out from the crowd and was observing her friends who were enjoying the ride. She was curious about the different angles and measures that the wheel will form. She forms the figure as the given below. तो आपको सिर्फ फिगर को देखना है, ठीक है। फिगर में अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ एक चीज गिवन है कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है। दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, आपने सर्कल्स में बहुत सारे रिजल्ट्स किए। वन ऑफ द रिजल्ट इज दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। तो आप ये बोल सकते हो कि ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। अब हम एक एक क्वेश्चन पे आते हैं और अब हम देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दैट यू नीड टू फाइंड एंगल आर ओ क्यू। आर ओ क्यू ये एंगल है, राइट। तो अब फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करो आप, फॉर फर्स्ट पार्ट कंसिडर ओ आर पी क्यू। Is this a quadrilateral? Yes. And in a quadrilateral, the sum of all the angles is 360 degree. तो आप ये कह सकते हो कि एंगल आर ओ क्यू प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। आ गई आपके एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू। तो आपके एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू क्या आएगी? 150 डिग्री। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो सर्कल्स में ना बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। आपको क्या करना है, जब मैं एक और क्लास लूंगी सर्कल्स की जिसमें मैं आपको 9th के जो रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं और जो 10th के रिजल्ट है सिर्फ रिजल्ट्स लिखूंगी जो आपको याद हो। हाँ, सर्कल्स की बात कर रही हूँ। तो जैसे एक रिजल्ट है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। अगर आपको याद होगा एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि ये जो दोनों एंगल्स होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं और उसके लिए हमने यही प्रूव किया था। आप डायरेक्टली वो रिजल्ट भी यूज कर सकते हो कि जो सेंटर पे एंगल बना और जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल बनता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो यू कैन डायरेक्टली यूज दैट रिजल्ट ऑल्सो। बट अगर वो दिमाग में नहीं आता तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है फाइंड एंगल आर क्यू पी। आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब एंगल आर क्यू पी निकालने के लिए आप क्या करो, कॉन्सेंट्रेट इन ट्राइंगल पी आर क्यू। ट्राइंगल पी आर क्यू को ध्यान से देखो। ट्राइंगल पी आर क्यू में कैन यू से पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। रीजन क्या है इसका? लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखो एमसीक्यूज जब आप करते हो ना तो आपको ये सब वर्किंग ये सब कुछ नहीं करनी, माइंड में जैसे ही आपने देखा मुझे ये वाला एंगल निकालना है आप ट्राइंगल पी आर क्यू को देखोगे और ट्राइंगल पी आर क्यू में आपको ये पता है कि पी क्यू और पी आर इक्वल है। अब आपको मुझे नहीं पता ये पता है कि नहीं कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ये साइड्स अगर इक्वल होती है तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो अगर मैंने ट्राइंगल एबीसी बनाया और इफ ए बी इक्वल टू ए सी तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं एंगल 1 और एंगल 2 वो भी इक्वल हो जाते हैं। नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन। तो अगर पी आर इक्वल टू पी क्यू है मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मार्क कर लेती हूँ एंड देन कैन आई से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे, ट्राइंगल पी आर क्यू पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। अब क्योंकि 1 और 2 इक्वल है तो मैं उसको ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख दूंगी और ये हो जाएगा 150। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75 डिग्री। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 75 डिग्री आपका आंसर हो गया। समझ आ गया? So write down the proof of first two parts, then we'll discuss the third part. तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने क्वाड्रिलैटरल पे we use the property that sum of all the angles is 360 done. And second के लिए
हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो आपको पता है क्या करना है, जो एंगल आपसे पूछा गया आप वहां जाओ, फिर देखो उसके आसपास क्या है, आप क्या यूज कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू हैव इन योर माइंड इज ऑल द रिजल्ट्स रिलेटेड टू दैट चैप्टर। कभी कभी बहुत हमने प्रूविंग्स में कुछ चीजें कर रखी होती है, वो आपको दिमाग में रख, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया फाइंड एंगल आर एस क्यू। आर एस क्यू क्या है ये? अब ये चीज जो है ये आपको 10th के सर्कल से नहीं मिलेगी, ये इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा 9th का सर्कल। 9th का सर्कल क्या कहता था कि अगर यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बना है वो इसका ट्वाइस होता है। ए ओ बी और ए पी सी हमने 9th में पढ़ा था। एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। और ये रिजल्ट क्या था? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is twice the angle subtended at any point on the circle. So this is the result that we are going to use. So we can say for the third part we can say that angle ROQ is twice of angle QSR, right? तो ROQ तो हमें पता है 150 डिग्री है, so that is twice of angle QSR. तो एंगल QSR की वैल्यू क्या आ गई? 150/2 which is 75 degree, which is your option B. समझ आ गया? So you will write that angle ROQ is twice of angle RSQ. रीजंस वगैरह मैं आपको कुछ नहीं लिखवा रही क्योंकि ये सिर्फ एमसीक्यू है। आपके एग्जाम में जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा वो सिर्फ आपके ऑप्शन में इंटरेस्टेड होगा, वो आपके स्कूल वाइज हो सकता है, इसलिए बोल रहे हो ताकि बच्चे चीटिंग ना करें। बट बोर्ड्स में नो, इफ इट इज एन एमसीक्यू नोबडी इज गोइंग टू सी योर वर्किंग। If it's a 1 marker question without MCQ, then half mark is given for working and half mark for your answer. And if it's a MCQ, आप जो अपना पता है आंसर आप कैसे लिखोगे? 1 का C, 2 का A, 3 का B और 4 का जो भी आंसर। हाँ, आंसर यू हैव टू राइट। जैसे C लिखा आपने, क्वेश्चन 1 का C, आगे लिख दो 1 की। मैम जैसे कि जो ट्रिग्नोमेट्री के 1 मार्क के क्वेश्चन जिनमें वो ट्रायंगल बनाना पड़ता है, तो मैम उनमें मतलब ढूंढने के लिए साइन वगैरह तो उसमें तो बनाना पड़ेगा ना शायद। हाँ, वो तो बनाना पड़ेगा। देखो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ, आपको 1 मार्कर पे भी इक्वल अटेंशन देना है। यू हैव टू राइट इट। अगर आप मेंटली कर सकते हो तो मेंटली करो, अगर नहीं, अगर आपको लगता है आप डायरेक्टली कर सकते हो तो आप डायरेक्टली। अब लास्ट पार्ट में आपको बोला गया है दैट यू नीड टू फाइंड एंगल ORP। एंगल ORP अब निकालना कितना आसान है। आपको एंगल 2 पता है, 75 डिग्री निकाला था अभी, और आपको पूरा वाला एंगल पता है 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 75 है। तो आप 90 में से अगर 75 सब्ट्रैक्ट करोगे 15 डिग्री। एक सेकेंड, एंगल ORP, सॉरी एंगल ORP, अच्छा ORP निकालना है। ORP तो 90 है because radius is perpendicular to the tangent. I thought that they are asking angle ORQ. अगर एंगल ORQ पूछा होता तो आप 90 में से 75 सब्ट्रैक्ट कर देते। एंगल ORQ पूछा है तो ORQ तो डायरेक्टली 90 है बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये आई थिंक मोस्टली बच्चों का ये आंसर तो आ ही गया होगा, एंगल ORP। बाकी चाहे निकले या ना निकले, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया पूरी केस स्टडी? एनी डाउट? इसमें हमने क्लास 9 का रिजल्ट यूज किया है। क्लास 9 में हमने जो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज की थी, याद की थी, वो यूज की है। तो इसलिए आपको पुराना मैथ्स भी आना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ 10th का कर लिया तो हो गया। 9th के क्वेश्चन 12th में भी पूछे जाते हैं। क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करो, जो 9th में पढ़ा था हमने। बीच में हम कहीं नहीं पढ़ा उसको, ना 10th में ना 11th में, बट 12th में दे आर आस्क्ड। लेट्स मूव टू केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी 2 को रीड करो।
केस स्टडी 2 एक्चुअली बहुत इजी है. ABCD is a playground. Inside a playground, a circular track is present such that it touches AB at the point P, BC at Q, CD at R, DA at S, and angle B is 90 degree. ये एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है. अब इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे पार्ट्स बोले गए हैं निकालने के लिए. इस क्वेश्चन के लिए आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं कि अगर एक सर्कल है और सर्कल से अगर बाहर के एक पॉइंट से मैं दो टेंजेंट्स बनाती हूँ, AP और AQ, देन AP इज इक्वल टू AQ, और इसका रीजन होता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. ये आपने रिजल्ट सर्कल्स में बहुत जगह यूज किया है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. तो अब हम यूज करते हैं फाइंड. इन्होंने बोला DR 5 सेंटीमीटर है, DS की वैल्यू निकालनी है. तो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट यू कैन से DS इज ऑल्सो इक्वल टू 5. तो आपका ऑप्शन सी आ गया. जब आप एग्जाम में लिखोगे आप कैसे लिखोगे? क्वेश्चन 1 ऑप्शन सी आंसर 5 मीटर. आप अगर इतना लिख दोगे बोर्ड में, यू आर गोइंग टू गेट फुल 1 मार्क. अभी आप लोगों के स्कूल बोल रहे होंगे कि नहीं हमें वर्किंग भी देखनी है, वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग चीट करके ना लिखो. बट एज पर द बोर्ड जो है, एज पर द बोर्ड इंस्ट्रक्शन, अगर आप MCQ अटेम्प्ट कर रहे हो, either 1 or 0, there is no half mark in an MCQ. हाफ मार्क नहीं मिलता MCQ में, या 1 मिलेगा या 0 मिलेगा. ठीक है. अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं. लेंथ ऑफ AS निकालना है आपको. अब एक बात बताओ, AD आपको 23 दिख रहा है और DS आपको 5 दिख रहा है, तो AS की वैल्यू क्या होगी? 23 माइनस 5 18. तो AS ही निकालना था आपको, तो ऑप्शन ए आंसर हो गया. तो आप लिखोगे क्वेश्चन 2 ऑप्शन ए, और इसके बाद आप लिखोगे 18 मीटर. ठीक है. अब थर्ड पे आते हैं. अब एक बात बताओ, अगर AS 18 है तो AP भी 18 ही होगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. और अगर AP 18 है तो PB की वैल्यू 29 माइनस 18 11, और हमसे PB पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन बी. तो आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी 11 मीटर. समझ आ रहा है? मैं कोई वर्किंग लिख रही हूँ, मैं कोई रीजनिंग लिख रही हूँ नहीं, ये चीज मैं ओरली सॉल्व कर रही हूँ और आपको समझ आ रहा है. ये ऐसे ही ओरली आपने बोर्ड्स में सॉल्व करना है. आप MCQ में जितना कम टाइम दोगे उतना आप टाइम अर्न करोगे अपने 3-4 मार्कर को अटेम्प्ट करने के लिए. हाँ, वो तो मैंने आपको पहले ही बोला था, पीछे से पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना. थर्ड वाले में आपका ये AS अगर 18 है तो AP 18 हो जाएगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. आपको AB पूरा 29 दिया था, तो 29 में से 18 दिया तो 11 आ गया आपका. अब नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट इज एंगल OQB? एंगल OQB आपको पता है, OQ रेडियस है and radius is always perpendicular to the tangent, so this is 90 degree. तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन डी 90 डिग्री. ठीक है. ये पता है आपको क्यों बोलती है मैम कि साथ में आंसर लिख लो? जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड. क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ह्यूमन टेंडेंसी है मिस्टेक करने की. आपने सॉल्व किया, आपका आंसर 90 आ रहा है, बट आपने गलती से डी की जगह बी लिख दिया. तो एटलीस्ट द वन हु इज चेकिंग, शायद उनको ये पता चल जाए कि हाँ शायद आपका 90 डिग्री आया होगा, गलती से लिख दिया, और वो मार्क्स दे दे. तो जस्ट अज्यूमिंग दिस, एवरीथिंग इज ऑन अजम्पशन. शायद आपका आंसर करेक्ट है और आप ऑप्शन गलत लिखो तो आपको मार्क्स मिल जाए. क्वेश्चन नंबर 5. और ये जो पैटर्न मैं आपको सिखा रही हूँ ना, यही पैटर्न आप, ये तो केस स्टडी का बता रही हूँ, जो नॉर्मल MCQs आएंगे उसमें भी आप अपने आंसर ऐसे ही लिखोगे, बोर्ड्स में, स्कूल में नहीं, बोर्ड्स में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. What is the diameter of the given circle? अब डायमीटर के लिए आपको रेडियस निकालना पड़ेगा. अब एक बात बताओ, अगर हम OPBQ को देखें तो ये भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. और एक क्वाड्रिलैटरल में अगर 3 एंगल 90 डिग्री हो गए तो चौथा एंगल भी तो 90 डिग्री होगा. और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है. जब एक क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं तो या तो वो रेक्टेंगल होगा या तो वो स्क्वायर होगा. अगर मिनिमम में मान लो वो रेक्टेंगल है तो R की वैल्यू 11 आ रही है, तो R हम बोलेंगे कि R इज 11 मीटर. तो डायमीटर क्या हो जाएगा?
22 मीटर। तो आपका फिफ्थ का आंसर ऑप्शन ए 22 मीटर। आप ये चीज ध्यान रखना, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये काफी केस स्टडीज और काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आता है, ये वाला पोर्शन, जिसमें आपको अगर दो 90 डिग्री तो होंगे ही, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तीसरा 90 डिग्री दिया तो चौथा ऑटोमेटिकली 90 हो गया, तो या तो वो रेक्टेंगल है या तो वो स्क्वायर है, और वो स्क्वायर ही होता है। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई ना, ये और ये। रेक्टेंगल में तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। दिस इज ऑलवेज अ स्क्वायर when all angles are 90 degree, and when the adjacent angles are equal, adjacent sides are equal, it automatically becomes a square. ठीक है, समझ आ गई ये केस स्टडी। अब इसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी पे मूव करते हैं। दिस इज केस स्टडी 3। ये मैं आपको ग्रुप पे भेज देती हूँ, केस स्टडी नंबर 3। केस स्टडी 3 को समझो। Your friend Veer wants to participate in a 200-meter race. He can currently run that distance in 51 seconds. And with each day of practice, it takes him 2 seconds less. He wants to do it in 31 seconds. And then the question starts. So I'm giving you 5 minutes to try these questions, and then we'll discuss the answers. (51 सेकेंड्स) पहले दिन उसने 51 सेकेंड्स लिए, अब उसके बाद वो 2-2 सेकेंड्स कम ले रहा है, तो एपी क्या बनना चाहिए? 51, 51 के बाद 49, 49 के बाद 47 अप टू सो ऑन। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन बी। तो आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन 1 ऑप्शन बी, और साथ में आंसर लिख दो 51, 49, 47 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। इसका गोल कितने का है? 31 सेकेंड्स का। इसका मतलब जो लास्ट टर्म है, विल टेक दैट टू बी 31. So we are going to take an as 31. So we can say a plus n minus 1 into d is 31. a की जगह हम डालेंगे 51 और d की जगह हम डालेंगे 2. 2n minus 2 is सॉरी, d की जगह -2 डालेंगे, d की जगह -2 डालेंगे। सो दिस विल बी -2n प्लस 2d इक्वल टू 31। n की वैल्यू हमें निकालनी है, एक सेकेंड, +2। सो -2n इज इक्वल टू 31 minus 53 -22। तो n की वैल्यू 11 आ गई। नहीं आया था 11? क्यों? तुम्हारा क्या है? क्या गलती की? किस किस का आंसर 11 आया था? फर्स्ट मेरा थोड़ा अलग आया था, फिर सेकंड टाइम मैंने सॉल्व किया तो 11 आया। हाउ कैन यू गाइस मेक कैलकुलेशन एरर इन दिस? और किसको समझ ही नहीं आया था क्या करना है? देखो 51 से स्टार्ट किया, 2-2 सेकंड्स कम होते जा रहे हैं, तो डी आपका -2 हो गया, राइट। अब उसने कहा है कि वो तब तक करेगा जब तक वो 31 सेकंड्स में कंप्लीट ना करे। तो उसका गोल क्या है? 31 सेकंड्स। तो आप an को 31 लोगे, a को 51 लोगे, d को -2 लोगे, और फिर सही लेने के बावजूद भी हम कैलकुलेशन एरर करेंगे
और n की वैल्यू कोई 10 निकालेगा तो कोई 9 निकालेगा और -1 करवा लेगा. So you have to be what? Very attentive, full of concentration. Okay? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन सी ब्रैकेट में 11. एक एक मार्क की वैल्यू, ये एक नंबर गया तो सीधा 100 में से 99. एक एक मार्क की वैल्यू को समझो. आंसर आने के बावजूद, कॉन्सेप्ट आने के बावजूद कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करो. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन एपी ऑफ द गिवन सिचुएशन. पहले हम एपी को समझते हैं. एपी हमारा 51 से जा रहा है 31 तक, राइट? और दो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सारे ऑड नंबर्स हैं. 51, फिर 49, फिर 45, फिर 47. तो देखते हैं कौन से नंबर इस एपी में नहीं आ रहे होंगे. कौन से नंबर इस एपी में नहीं आ रहे होंगे? आई रिपीट, दो टाइप ऑफ नंबर्स है जो इस एपी में नहीं आ रहे होंगे. पहले एक इवन नंबर इस एपी में नहीं आएगा. दूसरा वो नंबर जो 51 से 31 के बीच में नहीं लाई करता, वो भी इस एपी में नहीं आएगा. तो यहाँ पे हमें जो चारों ऑप्शंस दिए हैं वो 51 से 31 के बीच में लाई करते हैं और इवन नंबर है आपका ऑप्शन बी. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन बी विच इज 30. ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने टारगेट दे दिया ना कि 31 सेकेंड्स तक जाना है. अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर, तो 994 ही लोगे ना लास्ट. एंडलेस एपी बना सकते हो उस केस में? नहीं बना सकते ना. सो देयर आर सर्टेन सिचुएशंस व्हेन यू कैन नॉट मेक एन एंडलेस एपी. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट 4th और 5th का इस केस स्टडी के क्वेश्चन से कोई कनेक्शन ही नहीं. दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n plus 3. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? तो nth टर्म मतलब an आपको दे रखा है 2n plus 3. कॉमन डिफरेंस निकालना है. आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो a1 क्या आएगा? 2 into 1 plus 3 5. आप n की वैल्यू 2 डालोगे तो a2 क्या आएगा? 2 into 2 plus 3 7. तो d क्या आ गया? 7 minus 5 which is 2. तो d की वैल्यू आ गई 2. क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए 2. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का भी केस स्टडी से कोई कनेक्शन नहीं है. मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, अगर आपको ये बोला हो कि जब मैंने एपी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए थे उसमें मैंने आपको सिखाया था अगर आपको ये गिवन है कि 3 टर्म्स आर इन एपी तो आप क्या रिजल्ट यूज करोगे? ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, twice of the middle term is equal to the sum of the other two. You have to remember this result, right? Twice of the middle term is sum of the other two, so you can say twice of x plus 10 is equal to 2x plus 3x plus 2. So 2x plus 20 is 5x plus 2. स्वैप करेंगे तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 18 और आपके x की वैल्यू आ जाएगी 6. So question number 5, option A, 6 is your answer. Raise your hand, the one who has got all the options correct. Soumya. In this case study, Jia and only 2 students. तुम्हारा 9 वाला गलत था. Okay, only Jia has got it correct. ठीक है, कोई नहीं. In next case study, you will get chance to improve. मैम वो क्वेश्चन 5 मैंने डिफरेंट तरीके से किया पर आंसर सेम आया है. Answer same है, then it's fine. But तारिणी, मैंने ये डायरेक्ट ओरल मेथड बताया हुआ है आपको कि जब Yes. आपको ये गिवन हो ना कि 3 टर्म्स एपी में है. मैंने जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एपी के कराए थे मैंने उस टाइम ये एक्सप्लेन किया था. 3 टर्म्स आर इन एपी, प्रूव दैट द डबल ma'am, ऑफ द I मिडिल remember. टर्म इज the sum of the other two. Directly use this result. ठीक Okay. है. Now we'll move to case study number 4.
Your elder brother wants to buy a car. Please understand this question. Your elder brother wants to buy a car and plans to take a loan from a bank for his car. He repays his total loan. लोन जो लिया वो उसने 1,18,000 रुपए का लिया. तो इसका मतलब जो आपको SN गिवन है वो 1,18,000 गिवन. टोटल अमाउंट इतना उसने लोन के लिए पे किया. अब उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपीज की दी और फिर उसने हर इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज से इंक्रीज की. तो 1,100, 1,200 अप टू सो ऑन. जो 1,18,000 है वो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं होगी. उसने टोटल मनी जो रीपे किया वो 1,18,000 है. मींस योर SN इज 1,18,000. अब क्वेश्चन 1 में बोला है व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट. आपको ये बताना है कि 30 इंस्टॉलमेंट के बाद उसको कितना अमाउंट और देना पड़ेगा. तो सपोज यहाँ पे A30 आया, फिर A31 आया, उसके बाद हमें नहीं पता कितनी टर्म्स है. 30th इंस्टॉलमेंट के बाद कितना पे करना पड़ेगा. ये टोटल पूरा 1,18,000 है. आप 1,18,000 में से A30 सब्ट्रैक्ट करोगे या ये सारी टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट करोगे. सम सब्ट्रैक्ट 30 हो करोगे. जाएगा फिर. तो आपको 1,18,000 में से S30 सब्ट्रैक्ट करो तो आपको ये पता चलेगा कि 30th इंस्टॉलमेंट के बाद उसको अभी भी कितना और अमाउंट देना है. सो फाइंड आउट S30. A है 1,000, B है 100. A 1,000 है, D 100 है और आप S30 निकालोगे 30/2 2A प्लस 29D के फॉर्मूला से. सो 15 2,000 प्लस 29 100. सो 15 into 4,900 73,500. तो उसने 30th इंस्टॉलमेंट के बाद कितना पे किया. आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट वो 1,18,000 माइनस 73,500 पे करेगा. तो कितना अमाउंट आया 44,500 रुपीज जो है वो फर्स्ट 30th इंस्टॉलमेंट के बाद पे करेगा. प्लीज क्वेश्चन को ना ढंग से समझा करो. उस क्वेश्चन को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करके देखा करो. कई लोग AN लेते हैं 1,18,000. वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना. अगर आपने AN ले लिया 1,18,000, AN को 1,18,000 लेने का मतलब है कि आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट 1,18,000 की दी. दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सिचुएशन ना. 1,18,000 तो टोटल अमाउंट है जो आप पे कर रहे हो, मतलब दैट इज SN. और 30th इंस्टॉलमेंट के बाद कितना देना है. तो कई लोग, जो आप लोग भी पूछ रहे थे, कई लोग 1,18,000 में से A30 सब्ट्रैक्ट करते हैं. A30 क्या होगा. A30 तो 30th इंस्टॉलमेंट में कितना दिया ना. आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि पूरे 30 इंस्टॉलमेंट में कितना दिया है. सेकेंड पार्ट में बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट. देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आपको पता है 1,000 है. अब लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए आपको N नहीं पता. अगर आपको N पता होता तो आप AN निकाल लेते. बट आपको SN तो पता है. आप SN को यूज करके N निकालो. SN का फॉर्मूला लगाओगे N/2 2A प्लस N-1 इंटू D. SN को आप यूज करोगे 1,18,000. N/2 A की जगह आप लिखोगे 2,000, N-1 और D की जगह आप लिखोगे 100. अब आप इस सबको सॉल्व करोगे और N की वैल्यू निकालोगे. 2 को उधर भेजेंगे 2,36,000 इक्वल टू 2,000 N प्लस 100 N स्क्वायर माइनस 100 N. So 2,36,000 is equal to 100 N square
प्लस 1900n। सो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 100n स्क्वायर प्लस 1900n माइनस 2,36,000। मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए उसको आप जितना छोटा बना सकते हो उतना छोटा बनाओ। आपको दिख रहा है कि पूरी इक्वेशन को आप 100 से डिवाइड कर सकते हो, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी n स्क्वायर प्लस 19n माइनस 2360 इक्वल टू 0। अब आपकी चॉइस है, आप चाहो तो इस पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ या चाहो तो इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व करो। अगर आप इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये। आप इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ, सम है आपका 19 और प्रोडक्ट है आपका माइनस 2360। आपको तो ऐसे नंबर्स ढूंढने जिनको ऐड करें तो 19 आए, मल्टीप्लाई करें तो 2360। आप 2360 के फैक्टर्स बनाओ। 2 पे 1180, 2 पे 590, फिर 5 पे 118, फिर 2 पे 59 और फिर 59 पे 1। अब विद इन दीज फैक्टर्स आप ऐसे नंबर का कॉम्बिनेशन ढूंढो। यस, अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो ये 40 आता है, तो आप एक टर्म ले लो 59, एक ले लो -40। इनका जो सम है, जो प्रोडक्ट है वो तो -2360 होगा ही होगा क्योंकि उसके फैक्टर से हमने डिराइव किया है। इनका सम भी 19 आ गया, तो आपके फैक्टर्स हो गए 59 एंड -40। तो आप ये फैक्टर्स यहाँ लगा दो, n स्क्वायर प्लस 59n माइनस 40n माइनस 2360 इक्वल टू 0। n कॉमन लिया तो n प्लस 59 माइनस 40 कॉमन लिया तो n प्लस 59 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ जाएंगे n माइनस 40 और n प्लस 59। इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो n की दो वैल्यूज आ गई 40 एंड -59। -59 तो रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब आपका जो लास्ट नंबर ऑफ, इसीलिए ये क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के क्योंकि लेंथी। अब जो आपके n की वैल्यू आई 40 वो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी। आपको रेशियो निकालनी है फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आपको पता ही है 1000 है, आप लास्ट इंस्टॉलमेंट निकाल लो A40, राइट। सो फाइंड आउट योर लास्ट इंस्टॉलमेंट A40 and then find out their ratio. हाँ, A40 को आप डायरेक्ट an के फॉर्मूला से निकालोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। सो योर A40 will be a plus 39d, so 1000 plus 3900, ये आ जाएगा 4900। तो रेशो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट की रेशो हो जाएगी 10:49 and this is your answer. Next case study, last case study है case study number 5. ये केस स्टडी जो है वो इस बार के सीबीएसई के सैंपल पेपर की केस स्टडी है। The school auditorium was to be constructed to accommodate at least 1500 people. The chairs are to be placed in concentric circular arrangements in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. इसमें ये जो दो चीजें हमने जो पहली स्टेटमेंट पढ़ी है, में दो चीजें, दो नंबर्स दे रखे हैं 1500 और 10। पहले तो ये कॉल लो कि 1500 क्या है और 10 क्या है। क्या लगता है आपको 1500 क्या होना चाहिए? 1500 SN होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 1500 सीट्स हैं और
10 क्या होना चाहिए? Succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. हाय राम, मैम डी होगा ना? D होगा। Your D is 10, मतलब हर सर्कुलर रो में 10। तो यहीं पे गलत, तो यहीं पे फंसे, और यहाँ पे आपके आ गए 5 में से 0 नंबर। यही कॉल नहीं ले पाए, ए को 10 लेके घूम रहे हो, गलत। आप देखो तो सही, रीड योर स्टेटमेंट्स केयरफुली। ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन। तो डी आपका 10 है। पार्ट नंबर 1, द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स। तो 30 आपको क्या दे रखा है? ए, क्योंकि पहली सर्कुलर रो में 30 सीट्स हैं। हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो? 10th मतलब an, nth मतलब an, तो आपको निकालना है A10, which is A plus 9D, which is 30 plus 90, 120। तो 10th रो में आपके 120 सीट्स हैं, इसका आंसर आ गया 120। अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन 10 रोज? आपको पता है ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये सैंपल पेपर में नहीं है, ये मैंने डाला है। ये मैंने इसलिए डाला है ताकि मैं आपको मतलब समझा सकूं कि एन और एसएन में क्या डिफरेंस होता है। ये ध्यान से पढ़ो इसको। 10th रो मतलब A10, 10 रोज S10। तो 10th, अगर मैं बोलूं 15th रो तो A15। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 रोज में कितने हैं, तो आप निकालोगे S15। ठीक है, तो आपको सेकंड पार्ट में निकालना है S10। अब आप इसमें सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको A10 गिवन है। तो जो फॉर्मूला था n/2 A plus AN, यू कैन यूज दैट फॉर्मूला। तो S10 विल बी 10/2। A की जगह आपने यूज किया 30 और इसकी जगह यूज किया 120। तो 10/2 इंटू 150, तो आंसर क्या आ जाएगा? 750। सो 10 रोज में हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 10 रोज? मतलब पूरी 10 रोज में कितनी सीट्स हैं? आपको समझ आ गया कहाँ पे A10 निकालना है, कहाँ पे S10 निकालना है? कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर पता है ना, फर्स्ट और वन। तो जहां फर्स्ट वहां फर्स्ट टर्म, जहां वन वहां सम ऑफ वन टर्म्स। जहां बोला मैंने 9th तो A9, जहां मैंने बोला 9 तो S9। समझ आ रहा है? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? 9th रो में कितने हैं? A9। 9 रोज में कितनी सीट्स हैं? तो S9। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। For 1500 seats in the auditorium, how many rows need to be there? मतलब आप SN को यूज करोगे 1500 और आपको क्या निकालना है? N। करो इसकी कैलकुलेशन। Use SN as 1500 and find N. Quickly do the calculation. तो आपने SN को यूज किया 1500, N/2 2A, A की वैल्यू क्या थी? 30, तो 60 प्लस N-1 इंटू D आपका 10 इज इक्वल टू 1500। 2 को उधर भेज देते हैं। 60 प्लस 10N माइनस 10 इंटू N इज 3000। 50N प्लस 10N स्क्वायर इज 3000। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जितना छोटा करोगे उतना आपके लिए आसानी होगी। पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दो। n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इक्वल टू 0। चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर आप 300 के फैक्टर्स बनाते हो, 300 के अगर फैक्टर्स बनाते हो, 5 2 10, 10 2 20 और 15, तो आप एक लोगे 20 और एक लोगे -15।
किसी को अगर फैक्टराइजेशन मुश्किल लगती है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड भी लगा सकते हो। n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 15n माइनस 300 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर्स बनेंगे n प्लस 20 और n माइनस 15। तो n की वैल्यू माइनस 20 तो आप रिजेक्ट कर दोगे, n की वैल्यू आ जाएगी 15। इसका मतलब देयर शुड बी 15 रोज। Fourth part, if 1500 seats are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to be put after 10th row? 10th row के बाद कितनी और सीट्स डालनी है? तो अब क्या करूं? ये वो क्वेश्चन है कि 30th इंस्टॉलमेंट के बाद अभी भी कितना लोन रीपे करना है। 10th सीट के बाद अभी भी कितनी और सीट्स डालने की जरूरत है? तो आपको क्या करना है, जो आपका पूरा सम है 1500, उसमें से आप S10 10 रोज में जितनी भी है वो सबट्रैक्ट कर दोगे। आई थिंक S10 हमने निकाला था सेकंड पार्ट 750। तो 1500 में से आप 750 सबट्रैक्ट करोगे। इसका मतलब आपको 750 सीट्स और डालनी है। लास्ट पार्ट, इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो? मैंने आपको मिडिल टर्म निकाला। मैंने आपको क्या सिखाया था? अगर ऑड है तो आप उसमें 1 ऐड करो, डिवाइड बाय 2, 18/2 9th रो जो है वो आपकी मिडिल टर्म है। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि अगर दो इवन नंबर्स अगर इवन होते हैं तो दो मिडिल टर्म्स। तो आपको निकालना है A9 विच इज A प्लस 80। A की वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस 80 110 इज योर आंसर। अंडरस्टूड? तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम और केस स्टडीज और MCQs करेंगे। ठीक है।